Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally, as you know, आपका एनडीए एग्जामिनेशन हो चुका है एंड ये जो एनडीए वाले बच्चे हैं ना भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को एटलीस्ट एक बार देख के जाना. लेट मी टेल यू, नेक्स्ट अटेम्प्ट आप जो दोगे ना, डेफिनेटली आप रिग्रेट नहीं करोगे. डेफिनेटली यू विल क्लियर इट. बस आपको 6 महीने मेरे को देने पड़ेंगे. लेट मी टेल यू कि भाई आप ये जो एनडीए एग्जाम है इसमें ये जो जीएटी है ना, इसमें बहुत हाई स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैं विथ प्रूफ आपकी सारी चीजें देने वाला हूँ. जैसे मैं सीडीएस में देता हूँ, हर एक चीज प्रूफ के साथ दूंगा. इवन बोलूंगा सीडीएस से भी ज्यादा इस बार तो भाई एनडीए में ऐसा था कि लाइक एनडीए का जो जीएटी पेपर था ना, ऐसा था कि अपने बैच से बनाए. मैं आपको हर एक क्वेश्चन विथ प्रूफ दिखाऊंगा. बस ध्यान से इस क्लास को देखना, ठीक है ना? क्योंकि डेफिनेटली यार, जब चीजें मेहनत से आती है तो ऑब्वियस सी बात है, तभी बच्चों को पता चलता है कि भाई कंटेंट क्या होता है. आप ऑफलाइन कोचिंग्स जाते हैं, 30-30 हजार फीस भरते हैं, 20-20 हजार भरते हैं, या फिर कोई भी बड़ी कोचिंग्स है, बट वहां पे भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जैसा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ फॉर जीएटी, स्पेशली फॉर एनडीए. ठीक है ना? जो भी एनडीए का बच्चा नहीं है भाई, डेफिनेटली एनडीए वालों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल सके भाई कंटेंट क्या होता है. कंटेंट में आपको कमी नहीं मिलेगी. जिस तरीके से मैं चीजें आपको करवाता हूँ, पीवाईक्यू करवाता हूँ क्लास के अंदर, हर एक चीज करवाता हूँ, वो आपको इस क्लास से पता चल जाएगा. ठीक है ना? चलिए देखते हैं. एंड डेफिनेटली लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप क्या चीजें फॉलो करके, सारे सोर्सेज वगैरह बताऊंगा, आप क्या चीजें फॉलो करके नेक्स्ट एनडीए के अंदर इवन एयर वन के लिए भी क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं. नाउ सी, एनडीए के अंदर एयर वन लाना आसान है. मतलब रिटर्न में आप हाई स्कोर कर सकते हो अगर आपके पास एक्यूरेट स्ट्रेटेजी है, एक्यूरेट मटेरियल्स है. वही चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ. जैसे देखिए, इस बार आपके एनडीए का एग्जाम था, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए. ठीक है ना? ये सारे बैच से क्वेश्चन है. देखो, पहला ही क्वेश्चन देखो. अब मैं सिर्फ जीके की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? इंग्लिश भी पढ़ाया था, ऑब्वियस सी बात है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ जीके की बात कर रहा हूँ. जो आपके 100 क्वेश्चन जीके के आते हैं, उसी में से बोल रहा हूँ कि ये 80 क्वेश्चन, 80+ क्वेश्चन दिखाऊंगा, लगभग 85 के अराउंड, जो सारे के सारे आपके बैच से थे. मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं दिखाऊंगा भाई कि लाइक सपोज करो कोई टॉपिक है वो मैंने पढ़ा रखा है तो मेरे से आ गया, ऐसा नहीं दिखाऊंगा. एकदम एग्जैक्ट आपको लाइंस दिखाऊंगा भाई कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ाई है. जैसे इसमें देखिए, आपको कॉनकेव लेंस दिया, आपको क्या पूछे भाई, आपको फोकल लेंथ देखिए और आपको पावर पूछे. आप देखो, पावर मैंने अच्छे से पढ़ाया है ना? कॉनकेव लेंस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था भाई, कि यहाँ पे आपकी डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस आपकी क्या शो करती है, फोकल लेंथ शो करती है. अब फोकल आपके पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या था, 1/f. पावर का फॉर्मूला क्या था भाई, 1/f था. अपन ने ये भी पढ़ा था इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. अब मीटर में दिया तो 1/f, और सेंटीमीटर में दिया तो मैंने बोला था 100/f. अब यहाँ पे मीटर में दिया तो 1/0.5 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा भाई, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 डायप्टर. तो डी आपका आंसर हो जाएगा. अब देखो, ऐसे अपन ने न्यूमेरिकल वगैरह भी किए थे क्लास में, दोनों चीज की थी भाई. ये वाले देखिए, आपको बोला है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट. तो फोर्स आपका जो लगेगा, है ना, फोर्स आपसे पूछा है, वो जो फोर्स वाली जो डायरेक्शन वगैरह अपन कैसे निकालते हैं. तो इसके लिए भी मैंने आपको रूल पढ़ाया है, आपके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आप क्या रखते हो भाई, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के अंदर रखते हो, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कैसे निकालते हो, है ना? जो अपन ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से समझा था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. ये वाला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट. सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में सब कुछ पढ़ा था अपन ने. ये देखो क्या बोल रहा है, द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इन द सेम डायरेक्शन एज द एक्सीलरेशन. The net force on a body is proportional to that body's acceleration. The time rate of change of momentum is equal to force. The net force on a body is proportional to that body's momentum. ठीक है. अब सेकेंड लॉ में देखो, अपन ने क्या किया था, फोर्स डिफाइन किया था कि फोर्स क्या होता है भाई, रेट चेंज इन मोमेंटम. तो देखो, ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है कि रेट चेंज इन मोमेंटम आपका क्या होता है, फोर्स होता है. दूसरा, अपन ने फोर्स का एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था यहाँ से, एफ इक्वल टू ये एम ए, है ना, थोड़ा सा कट गया, ये एम ए पड़ा था. तो एसेलरेशन के देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी डायरेक्शन में होता है. नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू दैट बॉडीज मोमेंटम. सिर्फ मोमेंटम के नहीं, चेंज इन मोमेंटम होगा, यही अपन ने पढ़ा था यहाँ पे. देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स. तो ये आपका क्या होगा भाई, यही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है. चलिए नेक्स्ट देखिए, और देख लीजिए. ये वाला देखिए, केल्विन वाला क्वेश्चन आया था. टेम्परेचर आपको बोला है यहाँ से यहाँ हो गया 340 हो गया. तो आपसे पूछा है टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ डिग्री सेल्सियस में. अब देखिए, केल्विन डिग्री सेल्सियस में रिलेशन बताया था 273, अगर सेल्सियस में ऐड करते हैं तो केल्विन आ जाता है. तो 273 क्या करो भाई, माइनस करो दोनों से, तो आपको पता चल जाएगा. वैसे साफ ही दिख रहा है कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस होगा.
कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे कि आपका क्या होता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, मतलब वर्क डन इसमें पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन दी पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, तो ये तो एकदम सही है, अपने से नोट करेक्ट पूछा है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, एकदम दोनों देखो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो आंसर तो इन दो में से होने वाला था, बट अपने को पता है कौन सा होगा, सी। तो सारे क्वेश्चन देखो यार एकदम बैच से डिटो छप के आए। ये वाला भी देख लीजिए, जैसे आपसे पूछा कौन सा करेक्ट है, देखिए पास्कल एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर दोनों आपकी सेम यूनिट है, किसकी है, प्रेशर की यूनिट है। अब यहाँ पे देखिए ये रहा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, आपके दोनों यूनिट किसकी है, प्रेशर के, तो दोनों यूनिट आपकी क्या करती है, सेम ही शो करती है। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रेडिएशन में करस्पॉन्ड टू एन एक्सरे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर भी डाल लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये 4 हो गया आपका, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है ना। अब ये 7th वाला देखिए आपसे क्या पूछा है भाई, कि एक्सरे की आपकी वेवलेंथ कितनी करस्पॉन्ड करेगी, तो एक्सरे की भी देखो वेवलेंथ का मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड वगैरह करवाया था, और ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए ये टेलीस्कोप से क्वेश्चन आया था, टेलीस्कोप कंपेयर टू द आई पीस लेंस द ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब देखो ऑब्जेक्टिव लेंस में मैंने क्लियरली लिखा है आपकी क्या होती है, ज्यादा फोकल लेंथ होती है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या मिलेगा, लार्जर फोकल लेंथ मिलेगी। और दूसरा इसमें आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये देखो नीचे पिक्चर प्रोवाइड करके भी बताया था, और अपर्चर भी मैंने आपको डिफाइन किया था, अपर्चर क्या होता है, इसका बड़ा होता है ना। तो लार्जर फोकल लेंथ एंड लार्जर अपर्चर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे ही देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, है ना, द वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, किस केस में आपका जीरो होता है, तो ये देखो मैंने केसेस पढ़ाए थे आपके, अगर अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैंने क्या बताया था, वर्क कितना होता है आपका, जीरो होता है, तो वही देखो आपके स्टेटमेंट आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए जरा, अब ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था अपना, 9th नंबर था, ये देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, ये तो PYQ है, पहले भी मैंने आपको करवाया, अब ये काफी सारे क्वेश्चन इवन वन शॉट के अंदर भी करवाए, वन शॉट जो करके गया था ना, वो तो इस बार जो लोग भी भाई वन शॉट देख के गए थे, आप खुद ही बता दो क्या आया था पेपर के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला देखिए, करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, इसके अंदर आपके इनसाइड क्या होता है, तो इनसाइड देखो यहाँ पे भी पहले भी पिछले एनडी के अंदर भी क्वेश्चन आया था ये, बाकी मैंने आपको बैच के अंदर भी पढ़ा रखा है भाई, है ना, कि भाई अंदर के साइड क्या होता है आपके, यूनिफॉर्म फील्ड होता है, ये थोड़ा सा कट हो गया, यूनिफॉर्म फील्ड इनसाइड, है ना, ये थोड़ा सा स्लाइड लेते वक्त आपका कट हो गया, अदरवाइज ये PYQ भी है आपका, पिछली बार ही आया था। इसके बाद में ये देखिए, द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर चेंज नहीं करना आपको, सिर्फ स्टेट चेंज करनी है, तो स्टेट में कौन सी होती है, हिडन हीट होती है, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू दी एटमोस्फेरिक प्रेशर। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। सारे के सारे क्वेश्चन बैच से थे, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 12, आप सारे क्वेश्चन देख लो चाहे। क्वेश्चन नंबर 13, सरफेस टेंशन के बारे में, सरफेस टेंशन मैंने बताया आपको कब डिक्रीज होता है, एक तो टेम्परेचर बढ़ने पे कोयल, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, ए बॉडी सिंक्स इन वाटर, कब सिंक करती है भाई। अब देखो, लेट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी स्मॉल डी एंड फ्लूइड बी कैपिटल डी। तो स्मॉल डी अगर कैपिटल डी से बड़ा है ना, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो सिंक कर जाएगा, और अपने से सिंक पूछा था, डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो ये एकदम क्या भाई आपका एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फिल्टर जब आपके क्या करता है भाई, बॉल कैच करता है, तो वो हाथ पीछे क्यों करता है, इवन ये मैंने एग्जांपल तक लिखवाया आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, है ना, क्यों करता है भाई, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, मोमेंटम डिक्रीज करना चाहता है, एक्सेलरेशन डिक्रीज करना चाहता है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो भाई, है ना, अपने को रेस्ट क्यों दिखता है, अगर कोई टैंक के अंदर अपन ने बॉटम पे कोई चीज डाल दी, या फिर बॉटम ही देख लो, तो वो बॉटम टैंक अपने को रेज इसलिए दिखता है क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा देख लो भाई, 17 देख लो, है ना, सोनार के फुल फॉर्म पूछिए भाई, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड हैंगिंग। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ किसकी होती है भाई। अब देखो मैंने ऑर्डर आपको लिखाया था, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो अपने से पूछिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, तो नीचे जाओगे तो देखो रेडियो वेव्स की क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब रेडियो तो ऑप्शन में है नहीं, अपने माइक्रोवेव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव। क्वेश्चन नंबर 19, चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि चार्ज भाई आपके किस किस पे एक्यूमुलेट हो सकता है, तो चार्ज के बारे में मैंने पढ़ाया था, है ना, ये ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये कंडक्टिंग स्फीयर पे भी हो सकता है, और अपन ने
एग्जाम्पल ये थे जैसे कि ट्रक वगैरह होते हैं, उनमें अगर आप कुछ वुलन का कैरी कर रहे हो तो उनपे भी आपके चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है ना। तो आपके नॉन कंडक्टर्स में भी हो जाता है, तो दोनों पे आपके क्या हो सकता है, चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आपको पूछा कौन से के अंदर अपन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकते हैं, तो डिस्टेंट अपन किसमें नहीं देख सकते हैं भाई, मायोपिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, सारे ये लाइन से है, 72, 73, 74। द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व फॉर ए सिस्टम। अपन ने थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ पढ़ी थी, है ना, इसमें एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है, मतलब ना ही क्रिएट कर सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अगर सिस्टम के अपना आइसोलेटेड है ना। अगर सिस्टम के अपना भाई आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब सिंगल पड़ा है, ओके, कोई इंटरेक्शन नहीं है एनवायरमेंट के साथ। फिर देखो अपन ने ये भी कंसेप्ट पढ़ा था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, और मैंने एग्जांपल से भी समझाया था। अगर पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इतनी हाइट पे तो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, और जब ये नीचे पहुंच जाएगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इंटरचेंज हो जाती है ना, इंटरचेंज हो जाती है, कांस्टेंट रहती है दोनों का सम, तो पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट हो जाएगा उसके हिसाब से। फिर नेक्स्ट देखिए, अब ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 22 था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, होम रूल लीग, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री में भी आपको पढ़ा है भाई। पहला देखो, लोकमान्य तिलक ने आपके अप्रैल 1960 में क्या की थी, होम रूल लीग। तो देखो 1960 में कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार एंड ऑल दैट, ठीक है, ओके, बॉम्बे एंड इन सब जगह क्या की थी, इन्होंने खोली थी। और वही एनी बेसेंट ने आपके कब की थी भाई, सितंबर 1916 में। बाकी का जितना भारत बच गया वहां पे आपके एनी बेसेंट ने की, है ना। तिलक्स लीग वॉज टू वर्क ऑन महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस, ये देखो ये पढ़ चुके हैं, बैरार, और ये एनी बेसेंट की बाकी सारे भारत में थी। तो देखो एकदम डिट्टो स्टेटमेंट सबके हैं भाई, तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखो, अब ये फॉरेन ट्रेवलर से आया था क्वेश्चन, बट इसको एलिमिनेशन से किया जा सकता था, ये मैंने आपको वाइट के ऊपर भी पढ़ाया था। जैसे कि डोमिनो, आपके इसमें देखो दो दो तीन ऐसे थे जो आप, जो मैंने पढ़ाए थे, चारों नहीं पढ़ाए थे, बट उनसे आप क्या कर सकते थे, क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। जैसे निकिटिन मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, कौन सी गियर के अंदर आया था, आपको मैंने इबन बटूटा पढ़ाया था। तो ऐसे एलिमिनेशन लगा के क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आपको ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट भी मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। इसके अंदर आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, क्योंकि आपके पोस्ट वर्ल्ड वॉर रिकवरी के लिए सेटअप की गई थी, है ना। तो ये भी देखो क्वेश्चन आ गया कि आईएमएफ इसके अंडर आता है, इकोनॉमिक रिकवरी करनी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ये भी सही स्टेटमेंट है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, स्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मॉनेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखिए, ये देखो अगेन आपके बैच में पढ़ाया था, वाईटीवी भी पढ़ाया था, आपके पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बताया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप किया गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसमें सेटअप किया गया था, आपके पिट्स इंडिया एक्ट में। ये तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स के क्लास में स्टार्ट में बोल दिया था, एनडीए वाले बच्चों को सिर्फ इकोनॉमिक्स में एक ही चीज पढ़ के जानी है, जहां से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। 5 ईयर प्लान आ गया, देखो मालनोबिस प्लान किसको कहते हैं भाई, मालनोबिस मॉडल कहते हैं आपके सेकंड वाले को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 26, ये 27, इसके बाद में देखिए ये 28, आपसे पूछा एनुअल प्लेन्स। एनुअल प्लेन्स देखो कब कब आई, 66 से लेके 69, ठीक है ना। ब्रिक्स, ब्रिक्स वाला भी देखो मैंने आपको पढ़ाया। एंड वन मोर थिंग इंटरेस्टिंग, ये जो ब्रिक्स वाला मैंने पढ़ाया ना, इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, एक ही क्वेश्चन करवाया था। पिछली बार भी मैंने जब क्लास करवाई थी ना, उसमें एक क्वेश्चन दिया था, और वही डिट्टो क्वेश्चन आपके सीडीएस में है। इस बार किसमें है, एनडीए में है, ठीक है ना। ये सेम स्टेटमेंट मैंने करवाया था उसके अंदर। देखो पहली सबमिट ही आपकी येकाटेरिन वर्क यहीं पे फाउंड हुआ था रशिया के अंदर, तो वहीं हुई थी, ठीक है। समिट्स वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि इसमें प्रेसिडेंसी रोटेट होती है आपके अल्फाबेटिक ऑर्डर, ये तभी कर सकते थे, थोड़ा दिमाग लगाते, ये स्टेटमेंट पता होता। अब देखो इसके 5 मेंबर्स थे स्टार्टिंग में ब्रिक्स। तो अब देखो अब चल रहा है आपका क्या, 2025। तो भाई 3 बार तो देखो, 5 5 5, 15 साल, 15 साल में 3 बार तो आराम से आपकी इंडिया की क्या आ गई भाई, इंडिया की टर्न आ गई। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, कब आपके बना था पीवाईक्यू, मैंने जो आपको इकोनॉमिक्स में करवाए थे। इसके अलावा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये भी देखो ये पीवाईक्यू ही है आपका, ये सीडीएस का पीवाईक्यू है ना। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, ना कि इंडिया के लेवल पे, तो ये तो बहुत पहले आ जाएगा ना, सबसे पहले यही आएगा भाई। तो क्या हो जाएगा आपके 2, इसके बाद में क्या आएगा भाई, इसके बाद में 3 होगा, 3 के बाद में क्या होगा 1, तो 2 3 1, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ये भी आपका सीडीएस का पीवाईक्यू है, पिछली बार आया था आपके, है ना। इनमें से बोला कौन से आपके फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू वर्क देखो आर्टिकल 41 में पढ़ा है, ये आपका डीपीएसपी है 41, क्योंकि डीपीएसपी में आता है, तो ये होगा नहीं, 1 नहीं होगा, तो ये एलिमिनेट। राइट टू प्राइवेसी, ये अपन ने पढ़ा था, प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर आता है आपके, है ना। पुत्ता स्वामी केस याद आना चाहिए, तो ये तो है। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन,
इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 18। 18 नहीं है भाई, 14 तक ही है ना 21A के अंदर, तो ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 ओनली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये भी देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायती राज। अब देखो बलवंत राय मेहता कमेटी तो आपकी थी, अब इसमें आगे यार एक स्क्रीनशॉट आपका कट हो गया, बट मैंने ये सारी कमेटीज आपको वाईटी के ऊपर करवा रखी है एंड लिटरली करवा रखी है। मैं आपको अगर बिलीव ना हो ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया तो मैं आपको वहां पे भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज दूंगा अपने, ठीक है ना। तो ये लिटरली मैंने क्वेश्चन करवाया एंड ये यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मिस हो गया, ये सारी कमिटीज भी करवाई है जिसके अंदर मैंने बताया किसमें आपके डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओके, तो इस क्वेश्चन को आराम से टेकल कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये इजी सा क्वेश्चन अगेन, कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करे किससे भाई, लाइम वाटर से। ये देखो ये रहा आपके लाइम वाटर, है ना, लाइम वाटर यहाँ से बना आपके, क्या बना भाई, लाइम वाटर। अब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2 बनेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला था, हाफ H2 था, बट इन्होंने 2H2 दिए, तो ये भी आपका क्या भाई, इनकरेक्ट हो जाएगा। कितने हो गए भाई, 33 एंड 34, ये हो गया 35। जो इनडाइजेशन में काम आती है दवाइयाँ उनको क्या कहते हैं भाई, इनडाइजेशन में जो काम आती है, जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच वगैरह बढ़ जाता है ना, कम हो जाता है HCl वगैरह से, तो एसिडिटी होती है, तो उसमें क्या लेते हैं अपन, एंटासिड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इनको बोलते हैं एंटासिड। फिर देखिए 36, इवन ये क्वेश्चन भी करवाया भाई बैच के अंदर, ये भी करवाया कि सीमेंट में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है। देखो सीमेंट में होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये रहा आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, ये तो होता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट भी होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसके बाद देखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, बट ये नहीं होता है, ठीक। इसके बाद में 37 देखिए, इनमें से कौन सा आपका केमिकल चेंज है, आपके कोई भी फिजिकल चेंज होता है, जैसे आइस गैस आपके चेंज हो रही है, मतलब स्टेट चेंज हो रही है, तो मैंने बताया था वो सारे के सारे क्या होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं, तो ये मेल्टिंग ऑफ आइस क्या भाई, आपका फिजिकल चेंज है। वही ये वाला क्वेश्चन भी देखिए आपके केमिकल फिजिकल से ही है, आपको नोट करेक्ट पूछा है, ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस। केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है आपकी केमिकल चेंज के दौरान, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी देखो आपकी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है ना। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज, ये एकदम सही है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन अपन ने पढ़ा भी था, ये क्या है आपका एक केमिकल चेंज है, ठीक है। ओके, ये देखो रस्टिंग भी अपन ने यहाँ से भी देखा था। इसके बाद में देखिए ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल, देखो केमिकल एंड फिजिकल चेंज भी पढ़ाए थे, बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों होता है आपके। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज ए फिजिकल चेंज, ये तो देखो यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई, 37 के बाद में ये 38 हो गया। 39 देख लीजिए, आपको पूछा हेट्रोजेनस मिक्सचर, कौन सा हेट्रोजेनस मिक्सचर मैंने आपको पढ़ाया, जैसे मिट्टी को मिला दिया आपने पानी के अंदर, है ना, वाटर प्लस आपने क्या बना दिए, कंकड़ मिला दिए, तो सैंडी वाटर हो गए, ये आपका हेट्रोजेनस है। शुगर सोल्ट, जिसको आराम से आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे NaCl आयरन फिलिंग्स वगैरह, है ना, आराम से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। सल्फर इन वाटर, ये भी आपका एकदम अच्छे से नहीं मिलेगा, तो ये भी क्या भाई हेट्रोजेनस है। बट सल्फर कार्बन सल्फाइड ये क्या होगा, एकदम अच्छे से मिल जाएगा, तो ये क्या है, होमोजेनस है। तो हेट्रोजेनस होमोजेनस भी पढ़ाया आपको। तो ये इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको आपको एटॉमिसिटी पढ़ाई है मैंने, है ना, इनर्ट गैसेस हीलियम आर्गन क्रिप्टन जेनो रेडोन नियोन, ये सारे क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मतलब एटमोसिटी इनकी 1 होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपके नियोन का 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन आपका क्या भाई डायटॉमिक है, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फोस्फोरस क्या होता है आपके, फोस्फोरस आपका टेट्राएटमिक होता है, तो टेट्रा मतलब 4, ठीक है। सल्फर क्या होता है आपका पॉलीएटमिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा एसिड। तो सारे आपके क्या कर सकते थे भाई, इससे भी सोल्व कर सकते थे। ये वाला देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया, द कंपाउंड गेटिंग ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे देखो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन चला गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया ना, तो ये क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये हो गया 41, ठीक है। ये देखिए 42, आपको बोला है कि इनमें से प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर क्या है आपका, रेनफॉल है, मैंने पढ़ाया था। 43 देखिए आपका, है ना, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण होती है, आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के कारण होती है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा, बाय कार्बोनेट्स, इनको हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं, बाय कार्बोनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सल्फेट्स और क्लोराइड्स और सल्फेट्स तो हो ही नहीं सकते। इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 44, सारी रिएक्शन की अपन ने कौन सी आपकी डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी क्या है, जैसे ये CaOH2 ये देखो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, ये क्या आपकी कॉम्बिनेशन है। CaCO3 को देखो ब्रेक कर रहे हो, अगर ब्रेक करते हो तो ये क्या भाई, देखो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद में देखिए ये वाली रिएक्शन, इसमें आपके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है अपने को, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर लेता है, तो ये क्या हो जाएगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
और ये देखो ये क्या आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सेम इवन रिएक्शन भी सेम दे दी इन लोगों ने। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। फिर देखिए ये 45, ठीक है, आपको पूछा इसमें से कौन सी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब मैंने आपको पढ़ाया भाई जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है वो जनरली क्या होती है आपकी एंडोथर्मिक होती है, मतलब इनमें क्या निकलती है आपकी हीट निकलती है, ठीक है ना। ओके, ये क्या होती है आपकी एंडोथर्मिक होती है। जैसे देखो ये रही एंडोथर्मिक PbNO3, तो PbNO3 ट्वाइस इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगी, ये एंडोथर्मिक होगी, हीट रिलीज होगी। फिर देखिए वाटर गैस भी पढ़ाया भाई आपको, क्वेश्चन भी है, PYQ भी है, इवन मैंने आपको बैच में भी करवाया था, YT में भी करवाया था, हर जगह करवाया था भाई। ये वाला भी क्वेश्चन भी देखिए, इवन ये वाला क्वेश्चन देखिए, डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, ग्रेफाइट होता है आपका गुड कंडक्टर। इवन ये PYQ भी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन है इसमें से, सिर्फ ग्रेफाइट है, ना कि डायमंड फुल रेड। तो यही क्या इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, ये देखिए 48, आपसे पूछा है कि भाई इन जोन्स को लगाइए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब जीरो से स्टार्ट करना है। तो जीरो पे देखो क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल आ जाएगा, तो बीच में होगा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल के बाद में क्या आएगा, ये रीजन आ जाता है ट्रॉपिकल वाला, ये देखो ट्रॉपिकल है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह के बीच में आ जाता है ट्रॉपिकल रीजन। तो दूसरा नंबर ये हो जाएगा। सब आर्टिक तो देखो ये पोलर वाला रीजन हो जाएगा, बहुत दूर वाला हो जाएगा, है ना, क्योंकि आर्टिक के बाद में हो जाएगा ये। तो ये तो सबसे लास्ट में होगा 4, और ये क्या हो जाएगा आपके 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके 2 4, क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, सॉरी 1 4 1, फिर आपका 4 आएगा ना, क्योंकि सबसे पास में तो ये होगा भाई, सबसे पास में तो ये होगा। ओके, 1 फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 3 नंबर पे, फिर आपका ये हो जाएगा। तो 1 4 2 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला देखिए एकदम डिट्टो क्वेश्चन छप गया है भाई। फेल्ड्स्पार के बारे में पूछा आपसे, आपसे पूछा हाफ ऑफ अर्थ क्रस्ट में आपको यही मिलेगा। देखो हाफ ऑफ अर्थ क्रस्ट में आपको यही मिलेगा। इट इज लाइट क्रीम टू सैल्मन पिंक, ये देखिए आपका कलर कैसा है इसका, लाइट क्रीम टू सैल्मन पिंक। मैग्नीशियम कॉमन है नहीं भाई, इसमें देखो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 2। ऐसे देखिए ये 49 हो गया, ये आपका 50 हो गया भाई। चार्ट आपका केमिकली फॉर्म्ड है, कैसे है देखो, मैंने आपको चार्ट वगैरह भी करवाया। चार्ट देखो आपको यहाँ मिलेगा, ये रहा केमिकली आपका क्या है फॉर्म्ड है, ठीक है। आपको मैंने गीजराइट भी करवाया। अब गीजराइट की अगर अपन बात करें, है ना, गीजराइट की अगर बात करें तो गीजराइट देखो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, तो ये भी सही है। और शेल, शेल देखो आपका क्या भाई, शेल आपका मैकेनिकली फॉर्म्ड है, तो ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है भाई, ठीक है। फिर देखिए आपका 51 आपके ओशियनिक ट्रेंचेस से रिलेटेड आ गया, आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द स्टडी ऑफ प्लेट मूवमेंट। देखो आपके जो रिंग ऑफ फायर है यहाँ पे काफी प्लेट मूवमेंट होती है, और काफी सारी आपको क्या मिलती है, ट्रेंचेस देखने को मिलती है। तो ये भी अपन ने क्लास में थियोरेटिकली पढ़ा था, है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। ओशियन ट्रेंचेस आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वोल्केनो एंड स्ट्रोक अर्थक्वेक। देखो जहाँ पे आपकी क्या बनती है भाई, रिजेस वगैरह बनती है, वहां पे क्या बनता है, काफी ज्यादा आपके देखो ये वोल्केनिज्म वगैरह बाहर निकलता है, मैंने पढ़ाया था आपको, है ना, एंड अर्थक्वेक भी काफी आता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका सही है। फिर देखिए 52 शेडो जोन वाला क्वेश्चन आ गया भाई, जोन ऑफ बिटवीन 105 से 145 फ्रॉम एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाई एज शेडो जोन फॉर बोथ। देखिए आपका दोनों का मैंने शेडो जोन आपको लिखा रखा है ना। अब देखो ये इसका एस वाला तो पी में कॉमन ही आता है, क्योंकि एस का ज्यादा होता है। सेकंड देखो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कॉमन आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द शेडो जोन ऑफ पी वेव्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एस वेव। पी वेव का देखो शेडो जोन क्या होता है, काफी कम होता है, इसका देखो काफी ज्यादा 105 से 105, इसका 10 से 145 है। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा ई। फिर देखिए आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 53, वेव फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था आपके, है ना। हाइट ऑफ वेव इज डिटरमाइंड बाय विंड स्पीड ड्यूरेशन। देखो हाइट ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन विंड स्ट्रेंथ, हाउ लॉन्ग इट ब्लो, कितनी ब्लो करी है, कितने टाइम तक करी है, तो उन सब पे डिपेंड करता है। फिर देखिए अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द एनर्जी ऑफ ए वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट। अब ये स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ाया, बट ये जनरली अपन फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, तो इसको एक बार आप लीव करो, इसके बिना भी सोल्व कर सकते हो। वेव्स रिटेन मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी एज दे ट्रेवल अक्रॉस द डीप ओशन। अब जब वो डीप ओशन के ऊपर चलती है ना वेव्स, तो उसी से क्या मिलती है उनको, मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, उसी से उनकी हाइट बढ़ती है। अब देखिए वेव स्लोज डाउन एज इट अप्रोचेज बीच ड्यू टू मोर फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड सी फ्लोर। तो देखिए जब आपके सी फ्लोर से कहाँ जाती है भाई, आपके जमीन के ऊपर जाती है, तो वेव क्या होने लगती है, छोटी होने लगती है, और आपकी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है ना। ओके, तो इसीलिए देखिए जब जब आपकी वाटर की डेप्थ ज्यादा होती है ना, तब वो क्या करती है, अच्छी मूव करती है। तो ये कंसेप्चुअल स्टेटमेंट था, ऐसे कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं था, ठीक है ना, ये कोई आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं था। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है आपका। तो आंसर देखो अगर 1 सही है 3 सही है तो कंफर्म है भाई, आंसर क्या होगा, यही होगा, क्योंकि और में देखो 1 3 आ ही नहीं रहे। तो ये हो गया क्वेश्चन 53। फिर देखिए 54, है ना। 54 देखिए आपकी किससे है, एटमोस्फेयर से रिलेटेड है।
थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेड एट द इक्वेटर। अब देखिए मैंने आपको ये भी पढ़ा है। अब ये ट्रोपोस्फियर के बारे में, एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 8 किलोमीटर एट पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे देखो क्या होती है, काफी ज्यादा थिकनेस होती है, मतलब काफी ज्यादा ऊंचाई तक देखने को मिलती है। द एयर टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोस्फियर ट्रोपोपोज इज हाईएस्ट अबव द पोल्स। एयर टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोपोज इज हाईएस्ट अबव द पोल्स। पोल्स के ऊपर जो आपका एयर टेम्परेचर होता है वो हाईएस्ट होता है ना। अब देखिए जब आप क्या जाओगे भाई, ऊपर जाओगे, तो अपन ने क्या पढ़ा है, नॉर्मल रेप्स रेट पढ़ा है कि हर आपके 165 मीटर्स के लिए 1 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप होगा, और हर 1 किलोमीटर के लिए 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका ड्रॉप होगा। अब इसमें देखिए ज्यादा हाइट जानी है, इक्वेटर पे अपने को क्या जानी है, ज्यादा हाइट जानी है। तो हाइट ज्यादा जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर भी ज्यादा ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप कम होगा। तो इससे अपन आइडिया लगा सकते थे इसे। बाकी यहाँ पे देखो थर्ड स्टेटमेंट में नॉर्मल रेफ्स रेट डिफाइन किया, बट फॉरेनहाइट लिखा है, बट अपन ने क्या पढ़ा है, सेल्सियस पढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 एलिमेंट तो ये गलत, ये गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 55, इंसोलेशन किस किस पे डिपेंड करता है, सारे मैंने आपको पढ़ाया है। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, देखो रोटेशन ऑफ अर्थ पे करता है। लेंथ ऑफ डे पे भी करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इस पे आपके क्या नहीं करता भाई, डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। इसमें देखो आपके क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। थर्ड क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका कौन सा, बी। फिर देखिए आपका 56 की बात करें तो 56 भी मैंने आपको करवाया। देखिए ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं, ये साइक्लोन ही एक्चुअली, ठीक है ना, इन्होंने ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं उनको, इन्होंने स्टॉर्म बोलते हैं। तो इन पे किस किस चीज से इंटेंसिफिकेशन होता है, तो ये भी देखो मैंने पढ़ा है आपके। प्रेजेंस ऑफ कोरियलिस फोर्स, है ना। देखिए लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कोरियलिस फोर्स होना चाहिए, तो पहला सही है। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, ये भी सही है। हाई वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, ये देखो मैंने कहीं यूज नहीं लिखा है, स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए, मैंने ये लिखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। तो सारे क्वेश्चन भाई लाइन टू लाइन है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया है, ठीक है ना, कोई हवाबाजी नहीं है। 57 क्वेश्चन देख लीजिए, ओके। कोई भी देखिए यार, मैं इतनी इन डिटेल चीजें क्यों दिखा रहा हूँ, काफी सारे आप देखोगे जो वाईटी चीजें दिखा रहे हैं वो जल्दी से स्किप कर देंगे वीडियो, मतलब फास्ट मूव में करेंगे ताकि आप चीजें कैच नहीं कर पाओ, है ना। और उनके लिए वो प्रूफ हो जाएगा। और बच्चे, काफ़ी बच्चे उसमें क्या होते हैं कि आपके बेवकूफ़ भी बन जाते हैं लिटरली। बट मैं वो नहीं चीज़ चाहता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ इस चीज़ की, इसीलिए आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली मेरी काफ़ी मेहनत लगी है। एंड वही मेहनत मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डेफिनेटली मैं पढ़ाता हूँ ना, तो राइट कंटेंट ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस ओशियन करंट, ओशियन करंट को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है, तो ओशियन करंट भी मैंने आपको पढ़ाया भाई, कोरियलिस फोर्स, ग्रेविटी, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, है ना। तो देखो करंट को कौन कौन करता है, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी करता है, ठीक है, विंड भी करता है आपके, ओके, ग्रेविटी भी करता है, कोरियलिस फोर्स भी करता है, चारों करते हैं। 58 देख लीजिए, आपकी कौन सी इसमें से क्या है, वार्म करंट्स है, वार्म करंट्स, कोल्ड करंट, सारी पढ़े मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए अलास्का दे रखा है, अलास्का क्या है, ये देखो वार्म करंट है, रेड वाली वार्म करंट है, तो ये वार्म है, पहली वाली तो है, ठीक है। फिर दूसरी वाली अगलास करंट की बात करें तो ये भी वार्म करंट है, तो यहीं से देखो अपना क्या निकल गया भाई, आंसर निकल गया। फोकलैंड देखो आपकी क्या है, कोल्ड करंट है, ये भी क्या है भाई, कोल्ड करंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2। अब ये भी देखो अपन ने किया है, आसाम कितने कंट्रीज और स्टेट के साथ शेयर करता है, तो देखो मैंने आसाम का लिखाया भी था इवन आपको, है ना। जो आसाम वगैरह है ये आपकी कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आसाम देखो कितने के साथ करता है भाई आपके बॉर्डर शेयर। तो इधर देखो आपके किसके साथ कर रहा है भाई, इधर आपके, ये आपके कितने से करता है, तो देखो आसाम आपके 2 कंट्री से करता है। बाकी स्टेट भी पूछिए, तो स्टेट का तो यार मैंने आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो आपको आइडिया होना चाहिए था। मेघालय हो गया, आपकी वेस्ट बंगाल हो गया, इधर आपका त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, है ना। टोटल कितने के साथ करता है भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 स्टेट के साथ करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो कौन सा हो गया, 59, ठीक है। ये देखिए 60 आपको पूछा है, नॉर्दर्न मोस्ट, मतलब नॉर्दर्न की साइड में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रिवर कौन सी आपके डेक्कन से, देखो चंबल आपके डेक्कन से आती है, बट ये देखो आपके नॉर्दर्न साइड की तरफ ही जाती है, ठीक है ना, तो ये नॉर्दर्न मोस्ट आपकी, ओके। यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो, नर्मदा देखो नीचे है, तापी भी आपके नीचे है, माही रिवर आपको यहाँ मिलेगी तो वो भी नीचे है। इसके अलावा देखिए आपको पूछा है कि आपका जो ये लेटराइट सॉइल होता है ये किसमें रिच होता है, तो देखो किसमें रिच होता है, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कंपाउंड, पोटाश वगैरह इसमें रिच होता है आपकी, और बाकी सब में क्या होता है भाई, पुअर होता है ना। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम वगैरह इन सब में क्या होता है भाई, पुअर होता है, कैल्शियम वगैरह में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये हो गया 61,
ये देखो 62, ये डिट्टो क्वेश्चन आपके सीडीएस के अंदर आया हुआ है। देखो ये रहा, मैंने बैच में भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, लाइनें देख लो सेम है डिट्टो। और इवन मैंने बैच में भी पढ़ाया आपको, बाजरा के बारे में पढ़ाया, आपकी खरीफ क्रॉप है, ड्राई एंड वार्म वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मिलेगा, कैसा सॉइल वगैरह चाहिए, है ना। देखो सॉइल वगैरह वही लिखा है, सैलो ब्लैक सॉइल वेर इज रेड एंड सैलो ब्लैक सॉइल इज सुटेड फॉर आगे। बाजरा की देखो तो सैंडी सॉइल सैलो ब्लैक सॉइल चाहिए, और आगे के लिए देखो कैसा चाहिए, रेड ब्लैक सैंडी लोमी सैलो ब्लैक सॉइल चाहिए, तो वही स्टेटमेंट लिखा है। बाकी बाजरा देखो कहाँ पे होता है, राजस्थान यूपी गुजरात इस एरिया में होता है, ठीक है। और ये रागी कहाँ होता है, देखो ये आपके कर्नाटका तमिलनाडु इस वाले रीजन में होता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। कोई सा भी इवन डिफिकल्ट क्वेश्चन भी उठा लो भाई, सारे करवाए। ये वाला भी देखो आपको करवाया इवन मैंने, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफी स्टैटिक क्वेश्चन है, बट ये भी मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है ना। जैसे आपको मैग्नीज पूछा है, तो मैग्नीज का अपने को क्या बताना है, इनमें से एरिया बताना है, ठीक है ना। मैग्नीज का क्या बताना है भाई, अपने को एरिया बताना है। तो ये देखो बालाघाट, बालाघाट मैंने आपको पढ़ाया है ना मैग्नीज का, ओके। इसके अलावा देखिए आपके इसके अलावा देखिए, हाँ बॉक्साइट का भी मैंने आपको पढ़ाया है। बॉक्साइट का मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया भाई, काला नदी, रायगढ़, जबलपुर, माडला, शहडोल, पलामू, है ना, बस्तर प्लेटू, बिलासपुर। तो बिलासपुर देखो आपको मैंने पढ़ाया भाई किसका, बॉक्साइट का पढ़ाया है, ठीक है। आयरन ओर का भी मैंने आपको पढ़ाया भाई। आयरन ओर का देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा है, बाबा बुदान हिल्स, पलामू, शिंगबम, ठीक है, बिल्लेरी। तो ये भी सारे अपन ने करे हैं भाई। तो A to Z चीजें ऑलमोस्ट अपन ने की है भाई। तो ये वाला देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वगैरह, इवोल्यूशन वगैरह। तो ओरिजिन एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया भाई, चार्ल्स डार्विन ने दिया, उन्होंने ये किताब लिखी थी। ये हो गया 64, ओके। ये देखिए 65, ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स में मैंने आपको हेडक्वार्टर तक करवाया था, इवन मैंने आपको क्लास भी करवाई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड। और साथ में ये भी याद रखना आज के बाद, डब्ल्यू वाले जनरली ना सारे स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर ही है, जैसे WTO, WMO, ठीक है ना, WEF। पीएच वगैरह से क्वेश्चन पूछा था, पीएच अपन ने एकदम बेसिक से पढ़ा था, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी। पेप्सिन देखो, पेप्सिन अगर आपको याद हो, है ना, पेप्सिन याद हो तो ये एसिडिक मीडियम चाहिए इसको, तो ये एसिडिक है तो भाई पीएच 7 से कम मिलेगा, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दो हो गए एलिमिनेट, ठीक है। और वहीं अगर ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन को क्या चाहिए, बाइल जूस चाहिए, जो क्या बनाएगा, न्यूट्रलाइज करेगा, बेसिक बनाएगा। बेसिक बनाएगा तो ये देखो ट्रिप्सिन आपका क्या आएगा, एंजाइम आएगा, तो इसका पीएच क्या होगा भाई, 7 या 7 से ज्यादा होगा। 7 से ज्यादा देखो इसी में है, ये आपका हो नहीं सकता, बाकी दो तो एलिमिनेट हो ही चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। तो ये हो गया 66, ठीक है। ये देखिए 67, पल्मोनरी आर्टरी आपका कौन सा ब्लड कैरी करती है, नोट करेक्ट पूछा है, तो पल्मोनरी आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी आपकी हमेशा ध्यान रखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, ना कि ऑक्सीजनेटेड, और पल्मोनरी वेन भी लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके ह्यूमन ब्रेन के ये जो हिंड ब्रेन होता है वो क्या क्या फंक्शन आपके कैरी करता है। तो इसमें देखो 3 पार्ट पढ़ाए थे, सेरेब्लम, मेडुला और आपको एक हिंड ब्रेन पढ़ाया था। अब ये मेडुला वगैरह ये क्या करते हैं, इन्वोलेंट्री एक्शन वगैरह आपके क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इन्वोलेंट्री एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सैल्वेशन, वॉमिटिंग वगैरह आपके ये सारे करते हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, आयोडाइज सोल्ट इज ए वाइटल पार्ट ऑफ आवर डाइट एज इट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए इसके ये थायरोक्सिन रिलीज करता है, आयोडीन इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो थायरोक्सिन के लिए क्या होता है, आयोडीन आपके रिक्वायर्ड होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 68, ये 69, ठीक। ये देखिए 70, अपन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड भी चीजें पढ़ी थी भाई, है ना, कौन से हार्मोन्स होते हैं। अब देखो एक तो फीमेल हार्मोन ही हो जाता है आपके, कौन सा भाई, ओवरी, है ना। इसमें से आपके कौन से हार्मोन आते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी, तो देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कब रिलीज होते हैं, ये FSH LH आपके पिट्यूटरी करता है। बाकी एलिमिनेशन से कर सकते थे, सीबीएसईएस होगा नहीं, प्रोस्टेट मेल में होता है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा आपके क्या करता है, एंटीबॉडीज वगैरह भाई रिलीज करता है, इम्यून रेस्पॉन्स बनाता है, तो ये भी अपन ने पढ़ा था, लिम्फोसाइट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 71, ये देखिए 72 क्वेश्चन नंबर, डीएनए एंड राइबोसोम खुद का किन किन का होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट का देखो खुद का आपका क्या होता है, डीएनए राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए राइबोसोम, आंसर हो जाएगा बी। 73 देख लो भाई, जल वाहक स्कीम, ये भी मैंने आपको पढ़ाई थी, जल वाहक स्कीम पढ़ाई थी, ये आपकी किसकी थी भाई, हाँ इनलैंड वाटरवे से रिलेटेड थी, है ना। आपके मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, उनकी ये क्या थी, स्कीम थी, ताकि क्या हो सके और अच्छे से क्या कर सके, आपके कार्गो मूवमेंट वगैरह हो सके। इट इज ए मेजर पॉलिसी फॉर कार्गो प्रमोशन अनवेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये तो सही है। इसमें बोला न्यूली कमीशन नवल शिप है, ये शिप नहीं है कोई, ये तो स्कीम थी, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 2। करंट अफेयर देख लो, कुछ भी देख लो भाई, सब कुछ आया। ये देखो एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन, है ना। 150th फाउंडेशन डे मैंने आपको करवाया था, किसका करवाया था, IMD का, दैट इज इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसका क्या था, आपका 150th फाउंडेशन डे था। नेक्स्ट देखिए आपका 75 देख लो,
बॉक्साइट और क्रोमाइट में आपके सबसे ज्यादा डिपॉजिट कहाँ मिलेगा? तो देखो बॉक्साइट में आपके सबसे ज्यादा डिपॉजिट मिलेंगे कहाँ? ओडिशा में, और क्रोमाइट में भी ओडिशा मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। ठीक है। 76 देख लीजिए भाई, 76 भी आपको मैंने करवाया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे देखिए आपके 11 मई को करते हैं, और इसकी मैंने थीम भी बताई थी, यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। और ये देखो मई में बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि मई के अंदर अपन ने क्या किया था? सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, दैट इज ऑपरेशन शक्ति, मई 1998। अब देखो पहला बोल रहा है कोमोमरेट्स द मोमेंटम्स इवेंट ऑफ 11th में, तो देखो 11th में को आता है 1988, तब क्या गया था? ऑपरेशन शक्ति, सही है। दूसरे में देखो आपको इसकी थीम दे रखी है, ये है 2024 की, ना कि इस बार की आपकी थीम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वन ओनली। फिर नेक्स्ट देखिए आपके 4 वेटलैंड साइट्स बतानी है जो आपकी सॉरी रिसेंटली आपकी 2025 में साइड हुई है, वो आपको बतानी है। अब ये भी करंट अफेयर्स में भी करवाया था, बैच में भी करवाया था। तो देखो कौन सी हुई थी? सक्करकटोई बर्ड सेंचुरी हुई थी, है ना। उदवा लेक भी हुई थी देखो, बट रुद्र सागर लेक और बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये नहीं हुई थी। ये टोटल 6 आपकी एड हुई थी, ये रिसेंटली हुई थी, ये उससे पहले हुई थी। ये दो आपकी पहले से है ना, ये दो मैंने नहीं पढ़ाई थी कि आपकी रिसेंटली एड हुई, 2025 में नहीं हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 ओनली। तो ये कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 77। ये देखो क्वेश्चन नंबर 78, क्रिप्टो करेंसी भाई, इथरियम वगैरह क्या है? ये सारी क्रिप्टो करेंसी है। तो देखो इथरियम, थेथर, सोलाना, कार्डनो, ये सारी क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। ओके, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 79 किसान सभा इन लखनऊ अप्रैल में, है ना। ये आपके फर्स्ट सेशन हुआ था, कौन थे भाई इसके प्रेसिडेंट? कौन थे? तो ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ? खालसा पंथ भी आपको बैच के अंदर पढ़ाया था। फाउंडेड द खालसा पंथ किसने भाई? गुरु गोविंद सिंह जी। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? डी वाला, क्वेश्चन नंबर 80 का बोला था ना मैंने, बट 80 से ज्यादा है, देख लो। सेंगुतुवन इज द नेम ऑफ, ये देखो ये अपन ने चेराज में पढ़ा था सेंगुतुवन, है ना। तो ये आपके किससे रिलेटेड है? चेरा से रिलेटेड है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 81। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 82। अब देखो मैंने आपको विष्णु शास्त्री पंडित पढ़ाया था, ये विडो रीमैरिज से रिलेटेड थे, काफी इन्होंने किया था, है ना। तो ए का क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर पढ़ाया था, ये आपके तत्वबोधिनी सभा से रिलेटेड थे, तो आंसर हो जाएगा इसका सी का क्या हो जाएगा? 4। राजा राम मोहन रॉय देखो आपके काफी ज्यादा एजुकेशन से रिलेटेड रहे थे। अब देखो ए का अगर 2 है, ए का अगर 2 है तो ये दो एलिमिनेट, और सी का अगर 4 है, सी का अगर 4 है तो ये भी एलिमिनेट, तो इन दो से आंसर हो जाता है अगर आपको ये दो ना भी पता होते। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 83, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नोट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? अब देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में सब कुछ अपन ने पढ़ा था, ये इंस्ट्रूमेंटल थे आपके विडोज रीमैरिज एक्ट में, है ना। तो ये विडोज रीमैरिज एक्ट से तो आपके काफी रिलेटेड थे एसोसिएशन वगैरह से, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। ठीक है। फिर देखिए, और प्रिंसिपल थे आपके संस्कृत कॉलेज के, प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के। ठीक है। ही वो जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर वगैरह नहीं थे भाई, यही आपका क्या इनकरेक्ट है। ही वो जो सेक्रेटरी टू बैथुन स्कूल, ये मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, बट आप आइडिया लगा सकते थे भाई, इंस्पेक्टर तो गवर्नमेंट पोस्ट होगी ना, गवर्नमेंट पोस्ट नहीं थी। तो टोटल देखो मैंने आपको 83 क्वेश्चन बताए, और मैंने आपको एक क्या लिखा था ऊपर? 80 प्लस क्वेश्चन। तो 80 प्लस क्वेश्चन दिखाए ना भाई, आउट ऑफ 100। अब ये कोई हवाबाजी नहीं थी, इसके पीछे बहुत मेहनत है भाई। हर एक चीज को क्या करना पड़ता है? आपके प्योरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद में मैं आपको चीजें प्रोवाइड करता हूँ एज पर दी पैटर्न। अब मैंने आपको इकोनॉमिक्स में सिर्फ इतना बोला था कि भाई आपको सिर्फ 5 ईयर प्लान करने हैं, तो वही करने थे, वहीं से देखो आपको क्वेश्चन है। काफी जगह ना आप बैचेस ज्वाइन करोगे, वहां पे पूरी इकोनॉमिक्स कराते हैं। इकोनॉमिक्स तो पूरी मैं भी करवाता हूँ, बट मैं फर्स्ट क्लास में बोल देता हूँ एनडीए वाले बच्चों को, भाई कुछ नहीं पढ़ना है, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, वरना पढ़ने को तो बहुत कुछ है, किताबें ले लेके बैठ जाओ, पढ़ते रहो। बट मैक्सिमम गेन करना है तो आपको डेफिनेटली भाई क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे 83 आए हैं, 83 इंटू 4 आपको पता है कितना होता है? तो ये कितना होता है भाई? ये होता है आपके 332, है ना। इतना ही होता है ना भाई। ओके। तो 332 मार्क्स आप क्या बना सकते थे? सिर्फ इस जीएटी वाले पार्ट से। बाकी देखो इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन थे। व्हाट आई थिंक कि अगर आप बैच फॉलो करते ना तो 40 क्वेश्चन तो बना सकते थे, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना। अगर आप अपियरिंग हो तो हो सकता है ये नंबर कम चला जाता, अदरवाइज आप बना लेते भाई, 40 क्वेश्चन बना लेते हर एक चीज फॉलो करते तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो भाई। इसके भी 4 नंबर है, 160 नंबर जोड़ते तो देखो कट ऑफ तो भाई यहीं पे निकल गई, मैथ्स तो बोनस वाला है। तो आप 8 तक सिक्योर कर सकते हो। तो एड सिक्योर करना है ना भाई, तो आपको डेफिनेटली चीजें एकदम स्ट्रेटेजी से फॉलो करनी पड़ेगी, हर एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट बैच, दैट इज 8 परसूट्स। एंड इसके एडमिशन आपके ओपन होने वाले हैं, ठीक है ना। या तो आपके 18 ऑफ अक्टूबर को स्टार्ट, सॉरी 18 ऑफ सितंबर, यही वाला जो 18 ऑफ सितंबर इसको स्टार्ट होंगे,
या फिर आपकी 20 सितंबर को स्टार्ट होंगे। जो भी होगा मैं इन्फॉर्म कहाँ करूंगा, आपको यहाँ करूंगा, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल। तो प्लीज ये चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूंगा, सारी जितनी भी अपडेट है वहीं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। आपको बैच परचेज कहाँ से करना है, ये अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन है द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्ले स्टोर पे सर्च करना मिल जाएगा। अदरवाइज आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो, सर्च करना जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी .in, इतना सर्च कर लेना, आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की वेबसाइट मिल जाएगी। तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहेगी, तो एक साथ ही ओपन होगा। ओके, एंड लेट मी टेल यू भाई, जीएटी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जल्दी। जीएटी मतलब यहाँ पे, जीएटी मतलब यहाँ पे इंग्लिश प्लस दोनों होंगे आपके, ठीक है ना, आपका जीके दोनों पार्ट होगा। ओके, मैथ्स का भी हम जल्दी लेके आएंगे। मैथ्स अभी देखो अपने पास बैच नहीं है, मैथ्स आप अलग टीचर को फॉलो कर सकते हैं, बट डेफिनेटली मैथ्स का भी अपन बैच लेके आएंगे। जैसे ही एक हायर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो डेफिनेटली एक बेस्ट टीचर आएगा आपके मैथ्स के लिए भी, हो सकता है मैं ही पढ़ा दूँ, बट डेफिनेटली अर्न नहीं होंगे, ठीक है ना, मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो मैथ्स के लिए भी आपके न्यू टीचर आएंगे, बाकी आपके जीएटी वगैरह मैं ही पढ़ाता हूँ भाई। एंड यू कैन ट्रस्ट मी एज योर भैया, क्योंकि मैंने यूपीएससी सीडीएस में आपके ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया, एंड पहले भी मैंने एनडी एग्जाम्स भी आपके क्लियर किए, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, मैं आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आपके सबसे ज़्यादा भटकते हैं आपके एनडी वाले बच्चे। एंड एक राइट वे में आपको अप्रोच मिलेगी, एक राइट वे में गाइडेंस मिलेगी, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने की जरूरत है। फिर कोई भी दिक्कत होती है आप कभी भी मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो बैच के अंदर, ठीक है ना। डेफिनेटली आपका अपना एक डेडिकेटेड ग्रुप भी होगा जो आपके टेलीग्राम पे होगा, जहाँ पे अपन बात कर सकते हैं एंड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें चैट आपकी 24/7 ऑन ही रहती है। बैच स्टार्ट होने के 5-7 दिन बाद में स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये बैच आपका कमेंट्स कब होगा, अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर स्टार्ट में आपका कमेंट्स हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 10 तक, ठीक है ना। ओके, बाकी सारी अपडेट यहाँ दे दूंगा भाई। बस एक चीज बोलूंगा, एक बार ट्रस्ट करके देखो, लेट मी टेल यू, जो नेक्स्ट आपका एनडी होगा ना, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस जीएटी एंड इंग्लिश, और हाई स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली आप एयर 1 कर सकते हो स्कोर, ठीक है ना, एयर 1 ला सकते हो भाई। ओके, एयर 1 सिक्योर कर सकते हो, बस आपको यही चीजें फॉलो करनी है। ओके, एंड अदरवाइज जो बैच नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वो वन शॉट जितने भी मैंने करवा रखे हैं उनको बाय हार्ट कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हैं, चाहे पॉलिटी हो, आपके पॉलिटी भी ऑलमोस्ट आई है, आपकी इकोनॉमिक्स भी ऑलमोस्ट आई है, आपकी साइंस ऑलमोस्ट आई है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये चीजें फॉलो कर लो भाई। इनसे भी आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हो, सिर्फ क्लियर ही नहीं, बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है भाई बताना मेरे को, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आई हैव ट्राइड कि मैं एक जेन्युइन चीज़ें आपके आगे प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या आपके पढ़ाता हूँ, क्या नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। सी डेफिनेट सी बात है भाई, हर कोई बैच को बैच सेल कर रहा है, बट द थिंग इज कि वो बैच में बैच क्या रहा है, सिंपल सी बात है भाई, बी जेन्युइन, है ना, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं जो रिजल्ट देता हूँ, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या पढ़ाता हूँ, क्या नहीं पढ़ाता हूँ, क्या एग्जाम में आता है, तो वही मेरा मोटिव है, स्टूडेंट्स के आगे सब कुछ ओपन रहे। ओके, रेस्ट यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी हियर, अगर कोई भी डाउट होता है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, ओके, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बाकी यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, डेट ध्यान रखना, 18 आपके सितंबर या फिर 20 सितंबर को क्या होगा भाई, आपका ये बैच ओपन होगा फॉर एडमिशन। ओके, डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।